हाय फ्रेंड, इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिकीकरण की ओर। ठीक है, तो आधुनिक विश्व को बनाने का टाइम पीरियड कब माना जाता है? तो आधुनिक विश्व बनने की टाइम पीरियड माना जाता है 15वीं शताब्दी के मध्य से। ठीक है, विश्व इतिहास में आधुनिक विश्व बनने में दो महत्वपूर्ण भूमिका किसको माना जाता है? तो दो महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। पहला एक औद्योगिक क्रांति को और दूसरा राजनीतिक क्रांति को। राजनीतिक क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो राजनीतिक क्रांति की शुरुआत अमेरिकी क्रांति 1776 से 81 ईस्वी के बीच तक मानी जाती है और फ्रांसीसी क्रांति मानी जाती है। यानी कि राजनीतिक क्रांति अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को मानी जाती है। अमेरिकी क्रांति का टाइम पीरियड कब से कब है? 1776 से 81 ईस्वी है और फ्रांसीसी क्रांति का टाइम पीरियड जो है वो 1789 से 1794 ईस्वी तक माना जाता है। दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र किसे माना जाता है? तो ब्रिटेन को दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र माना जाता है। ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योग का विकास किस चरण में औद्योगिकीकरण के किस चरण में हुआ है? तो ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योग का विकास औद्योगिकीकरण के पहले चरण में हुआ है। और ब्रिटेन में रेलवे का आविष्कार किस चरण की प्रक्रिया है? तो ब्रिटेन में जो रेलवे का आविष्कार हुआ है वह औद्योगिकीकरण के दूसरे चरण की प्रक्रिया मानी जाती है। रूस में औद्योगिक विकास विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां औद्योगिक विकास सबसे बाद में हुआ? तो रूस था वो। कब शुरू होता है? 19वीं शताब्दी के आखिरी समय में। यानी रूस में औद्योगिक विकास का क्रम कब शुरू होता है? तो 19वीं शताब्दी के आखिर में शुरू होता है। रेलवे और भारी उद्योग रूस में रेलवे और भारी उद्योग का औद्योगिकरण के किस चरण में विकसित हुए थे? तो रूस में रेलवे और भारी उद्योग का औद्योगिकरण के पहले चरण में विकसित होने लगा था। विभिन्न भिन्न भिन्न देशों में औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका अलग अलग रही थी। औद्योगिक देशों में सबसे अधिक औद्योगिक शक्तियाँ किसके पास थी? तो औद्योगिक शक्तियाँ सबसे अधिक अमेरिका और जर्मनी के पास थी। हवाई जहाज का इंजन किसने बनाया था? तो 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लिंडबर्ग ने बनाया था। जापान में किसके कारण औद्योगिक प्रदूषण हुआ था? तो जापान में कैडमियम और पारे के जहर के कारण औद्योगिक प्रदूषण हुआ था। और अगर ब्रिटेन में औद्योगिकरण ने किस तरह से मानवीय और भौतिक कीमत चुकाई थी? तो ब्रिटेन में गरीब मजदूर खासकर बच्चों की दुर्दशा हुई थी, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की महामारियां हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कौन सी बीमारियां हुई थी? तो पर्यावरण का नुकसान हुआ था, हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां हुई थी। वहीं जापान में कैडमियम और पारे के जहर फैले थे। औद्योगिकीकरण और यूरोपीय जो औपनिवेशिक शासन था और मूल निवासियों के साथ कैसा संबंध था? तो अलग अलग जगहों में अलग अलग था। जैसे जो मूल निवासी थे वो अमेरिका और यूरोपीय उपनिवेश को असभ्य मानते थे। उनका कहना था कि जो मूल निवासी थे वह जमीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना हक जताने की जरूरत महसूस नहीं करते थे। मूल निवासी जो होते थे वह जमीन, मछली और जानवरों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर स्वेच्छा से कोई ज़रूरत है तो मांग सकता है, तो वो लोग आसानी से और खुशी खुशी उपहार के रूप में दे सकते थे। सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो सभ्यताओं का प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व मूल निवासी और यूरोपी कर रहे थे, क्योंकि जो सभ्यता थी मूल निवासियों की पहले से मौजूद थी, वो उस सभ्यता के अनुसार चलना चाह रहे थे। लेकिन जो यूरोपीय थे उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, तो वो अपने हिसाब से बदलाव करके उस सभ्यता का चुनाव कर रहे थे। तो इस तरह से सभ्यताओं की अवधारणाओं का जो प्रतिनिधित्व कौन कौन कर रहे थे? तो मूल निवासी अपने हिसाब से कर रहे थे और यूरोपवासी अपने हिसाब से कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया था। हालांकि 20वीं सदी में एक चीज़ देखने को मिलती है, 20वीं सदी के मध्य में जो अमेरिकी और कनाडा की सरकार में देखने को मिलता है। अमेरिकी और कनाडा की सरकार चाहती थी कि मूल निवासियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। कब ये बात शुरू हुई थी? तो 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुई थी। इसी दौर में जब 20वीं सदी के मध्य में अमेरिका और कनाडा की सरकार चाहती थी कि मूल निवासियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, अगर उसी समय हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो सत्ताधारी थी वो उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास किया था। वो मूल निवासी जो थे उनकी संस्कृति से उनको कोई मतलब नहीं था, जो ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारी थे। और वहीं हम अमेरिका और कनाडा में देख रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार थी 20वीं सदी के मध्य में, वह वहाँ के मूल निवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कर रहे थे। उपनिवेशवाद का जो स्वरूप था वो भी हमें अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। जैसे जापान का जो उपनिवेशवाद था वो कभी उपनिवेशवाद बना नहीं, वो खुद कब्जा जमाया था। चीन जो है वो तीसरे उपनिवेशवाद की श्रेणी में आता है। और एशिया की बात करें तो एशिया पर ब्रिटेन ने सीधे तौर पर उपनिवेशवाद स्थापित किया था। अगर हम पश्चिमी पूंजीवाद की बात करें तो पश्चिमी पूंजीवाद किस पर आधारित था? तो पश्चिमी पूंजीवाद जो था वह व्यापार पे, औद्योगिक पे और वित्तीय संस्था पे आधारित था। 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत हिस्सों को उपनिवेश बनाया था। भारत में ब्रिटेन शासन सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण में था। 19वीं और 20वीं सदी का चीन के उपनिवेश की बात करें तो वह तीसरी किस्म का उदाहरण है, क्योंकि चीन पर ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, रूस का, अमेरिका का और जापान का, इनने बिना सत्ता जमाए ही चीन के मामलों में दखलंदाजी दी थी। इस कारण से चीन उपनिवेशवाद को तीसरी किस्म का उपनिवेशवाद कहा जाता है, क्योंकि इन देशों ने
चीन के संसाधनों का भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेशवाद का हो गया। यानी कि चीन को जो उपनिवेशवाद का दर्जा मिला था वो किस प्रकार का दर्जा था, तो अर्ध उपनिवेशवाद का दर्जा था। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन ने औपनिवेशिक शोषण को चुनौती दी थी। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीयवादी आंदोलन शुरू हुए थे देशों में, उसके पीछे क्या कारण था, तो औपनिवेशिक शासन था। जैसे भारत में बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन उत्पन्न होने का कारण क्या था, औपनिवेशिक शासन था। लेकिन कुछ देशों में बिना औपनिवेशिक शासन के कारण भी वहाँ पे राष्ट्रवाद की परिस्थिति देखने को मिलती है। जैसे बिना औपनिवेशिक राष्ट्रवाद के कारण, बिना औपनिवेशिक शासन के कारण राष्ट्रवाद कहाँ उपजा था, तो पश्चिम में देखने को मिलता है और जापान में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जो थी सभी किस्मों के राष्ट्रवाद क्या थे, लेकिन जो राष्ट्रवाद था चाहे वो औपनिवेशिक आधार पे हो और बिना औपनिवेशिक आधार पर, और जब सबका स्वरूप कैसा था, तो सबका स्वरूप था कि लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत पे आधारित हो। राष्ट्रवाद कैसा हो, लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित हो, लेकिन राष्ट्रवाद उत्पन्न होने का कारण अलग अलग था। राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा था, तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी वह एक आधुनिक अवधारणा थी। तो राष्ट्रवाद को एक आधुनिक अवधारणा क्यों माना जाता था, तो राष्ट्रवाद को एक आधुनिक अवधारणा मानने के पीछे का कारण यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए थी। इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। नागरिक राष्ट्रवाद क्या मांग करता है, तो नागरिक राष्ट्रवाद जो है वह भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है। तो यह किसका विचार था, तो नागरिक राष्ट्रवाद का विचार था। कुछ देशों में जो राष्ट्रवाद देखने को मिलता है वह जाति और धार्मिक राष्ट्रवाद के स्वरूप में देखने को मिलता है। जैसे वहाँ का राष्ट्रवाद भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ के लोग जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, समान नागरिकता के आधार पर नहीं। बहुत से जातीय देश में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समूह समुदायों तक सीमित कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना से बेहतर समझा जाता था। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश में राष्ट्रीयता की जातीयता की बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। इसमें से एक प्रमुख अपवाद देखने को मिलता है। पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी देश में हमें देखने को मिलता है वो जातीयता पे ध्यान नहीं देते हैं। वो जातीयता की बजाय किस पे ध्यान देते हैं, समान अधिकारों से ध्यान देते हैं, जिसपे नागरिक को अधिकार मिले। लेकिन उसमें एक अपवाद देश कौन सा है, जर्मनी है। जर्मनी जहाँ पे जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से जर्मन जातिवाद इतिहास की तरफ पीछे क्यों आकर्षित हुआ, तो उसके पीछे एक कारण था कि 1806 ईस्वी में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ था। यानी कि जब जर्मन पे 1806 ईस्वी में फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध शुरू हुआ था, तो वह प्रतिरोध जातीय विचारधारा को लेकर ही शुरू हुआ था, जो प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही, जो हिटलर के समय भी हमें देखने को मिलता है। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा की बात करें तो विश्व भर में जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है। यानी नागरिक राष्ट्रवाद जो हमें देखने को मिलता है विश्व भर में, वह जातीय और धार्मिक स्वरूप के आधार पर लड़ते हुए दिखाई देता है। यही हाल हमें आधुनिक भारत में भी और चीन में और जापान में भी देखने को मिलता है। अगर औद्योगिकरण की बात करें या आधुनिकता की बात करें, तो आधुनिकता को भी देशों ने अलग अलग तरीके से समझा और उसे अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में हम दो देशों को समझेंगे, एक जापान को और एक चीन को समझेंगे। जापान जो था, जापान के ऊपर उपनिवेश नहीं था, वह उपनिवेश नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा था, उसके ऊपर उपनिवेश नहीं था। 20वीं सदी के दौरान वहाँ पे आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। यानी 20वीं सदी के दौरान में जापान ने अपने आप को आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आगे ला दिया था, क्योंकि उसमें देखने को मिलता है कि उसके ऊपर दूसरा विश्व युद्ध में वो हार भी जाता है, उसके बावजूद भी अपने आप को आर्थिक और औद्योगिक प्रगति में आगे कर लेता है। क्यों, इसके पीछे का कारण यह था कि जब वह 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में ही कामयाब हो रहा था, उस समय उसकी प्रोसेस पहले से ही चल रही थी। क्योंकि जब देखने को मिलता है कि 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद भी वहाँ सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था। जापानी आधुनिकीकरण की बात करें तो अन्य देशों की तरह इसकी भी अपनी दिक्कतें थी। जापान में लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातिवाद राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्रवाद निर्माण के बीच, और जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं, यह चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। चीन की बात करें तो चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह, चीनियों के लोगों ने किसका विरोध किया, तो चीन के लोगों ने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया और साथ ही साथ जो नौकरशाह और सामंतवाद था उनका विरोध किया। और इनका विरोध कौन कर रहे थे, तो इनका विरोध किसान विद्रोह के द्वारा, सुधार के द्वारा और क्रांति के जरियों द्वारा चीन ने अपनी स्थिति को सुधारा था। 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी थी और इस पार्टी को किसका समर्थन प्राप्त था, तो किसानों का समर्थन प्राप्त था। ये साम्यवादी पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना शुरू किया। यानी कि जो चीन में राष्ट्रवादी थे वो कौन थे, वो कुलीन वर्ग थे, वो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी माने थे। और उनका विरोध कौन कर रहा था, तो चीन के साम्यवादी एक पार्टी थी जिसका किसान समर्थक था, वो लोग विरोध कर रहे थे। ये अपने विचार देश के कुछ चुने हिस्सों को आजमाने शुरू किए। इनके विचार क्या क्या थे, साम्यवादी पार्टी का विचार क्या था, समतावादी विचारधारा था, भूमि सुधार पे जोर था और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता था। इसके चलते
चीन में 1949 ईस्वी में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में मदद प्राप्त की थी। और गणराज्य कब बना था या स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में। जैसे ही साम्यवादी दल सत्ता में आया, उसने असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहा। इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक के मध्य बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान दिया था। लेकिन साम्यवादी पार्टी ने क्या किया कि कुछ हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई, और क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपना लिया और खुद का पुनर्विस्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि आधुनिक स्वरूप जो था और उसको समझने और उसको स्थापित करने में अलग अलग देशों ने अलग अलग ढंग से स्वीकार किया था। पश्चिमी अफ्रीका के किस राजा ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया? तो पश्चिमी अफ्रीका के दाहोमी के राजा आगाज ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। यह कहाँ के राजा थे? तो दाहोमी के राजा थे। लेकिन पश्चिमी अफ्रीका में फिर से दास प्रथा कब लागू हुआ? तो 1740 ईस्वी में दास प्रथा फिर से लागू हो गया था वहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक का प्रकोप कब पहुंचा था? तो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक 1755 ईस्वी में पहुंचा था। यह चेचक किसके द्वारा पहुंचा था? तो नाविकों के द्वारा पहुंचा था। दास व्यापार का चरमोत्कर्ष उत्कर्ष कब था? तो अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर 1770 से 1780 के बीच था। मिस्र ऑटोमन साम्राज्य से कब अलग हुआ था? तो मिस्र ऑटोमन साम्राज्य से मोहम्मद अली के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद अली के शासनकाल में अलग हुआ था। कौन? मिस्र। किस साम्राज्य से? ऑटोमन साम्राज्य से। पश्चिमी अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना कब हुई थी? पश्चिमी अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना 1822 में हुई थी। लाइबेरिया कौन सा देश था? तो लाइबेरिया स्वतंत्र दासों का देश था। फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध आंदोलन किसने किया था? तो फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध आंदोलन अब्दुल कादिर ने किया था। कब किया था? 1832 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत कब करी थी? तो नस्लवादी कानूनों के खिलाफ 1906 में अफ्रीका में सत्याग्रह की वकालत करी थी। यूरोप के लोगों ने अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ कब किया था? तो यूरोप के लोगों ने अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ 1880-90 में किया था। दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून कब बनाए गए? तो 1913 ईस्वी में बनाए गए थे। प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा कब पूर्ण हुई थी? प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा 1931 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। कहाँ से प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक थी? तो अंगोला से मोजाम्बिक तक थी। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय कब हुई? 1948 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। घाना प्रथम स्वतंत्र देश कब बना था? तो घाना प्रथम स्वतंत्र देश 1957 ईस्वी में बना था। घाना का क्षेत्र किधर था? तो उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में था। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना कब हुई थी? अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को कब रिहा किया गया था? 1990 के दशक में। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रिहा कब किया गया था? 1990 की स्थिति में। और रंग भेद को समाप्त करने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई थी? 1990 में। पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीय प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। कब किया था? 1735 ईस्वी में। रूस में कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस में कृषक नेतृत्व का विद्रोह इमेलियन पगाचेव ने किया था। कब किया था? 1773 से 1775 के बीच। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ होती है? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ होती है। लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को कब विकसित किया था? तो 1823 ईस्वी में। इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1825 ईस्वी में। लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को कब विकसित किया? 1823 में। और इंग्लैंड में रेलगाड़ी यात्री कब चलाई गई थी? 1825 ईस्वी में। अनेक देशों यूरोपीय देशों में उदारवादी और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1848 ईस्वी में। रूसी कृषि दासों को कब स्वतंत्र किया गया था? रूसी कृषि दासों को 1861 में स्वतंत्र कर दिया गया था। जर्मनी और इटली एक संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में कब उभर कर सामने आए थे? 1870 से 80 के दशक में। पहली फिल्म का निर्माण कब हुआ था? पहली फिल्म का निर्माण 1895 ईस्वी में। विश्व में पहली फिल्म का निर्माण कब हुआ था? 1895 में। विश्व में पहला ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुआ था? एथेंस में संपन्न हुआ था। कब? 1896 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य कब बना था? तुर्की गणराज्य 1923 ईस्वी में बना था। तुर्की गणराज्य किसके नेतृत्व में बना था? मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में बना था। हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर कब हथिया ली थी? 1933 में। हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर कब हथिया ली थी? 1933 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच। ब्रिटिश ने आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता कब दी थी? ब्रिटेन ने आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता 1949 में दी थी। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज 1957 ईस्वी में हुई थी। रूस ने अंतरिक्ष यान स्पुतनिक कब भेजा था? रूस ने अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1957 में भेजा था। उसी साल डीएनए की भी खोज हुई थी। यूरोप में विरोध आंदोलन कब शुरू हुआ? यूरोप में विरोध आंदोलन 1968 ईस्वी में शुरू हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत रूस के नेता कब बने थे? मिखाइल
गोर्बाचेव सोवियत रूस के नेता 1985 में बने थे। संपूर्ण विश्व में वेब का प्रारंभ कब हुआ था? संपूर्ण विश्व में वेब का प्रारंभ 1989 ईस्वी में हुआ था। वैज्ञानिकों ने डाली क्लोन भेड़ बनाई थी जिससे आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए थे। तो वैज्ञानिकों ने डाली क्लोन भेड़ कब बनाई थी? तो 1997 ईस्वी में बनाई थी। वैज्ञानिकों ने डाली जो क्लोन भेड़ के नाम से जानी जाती है जिससे आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सीमा में नए विवाद प्रारंभ हो गए थे। विश्व का सबसे विशाल विश्वकोश किसको माना जाता है? तो विश्व का सबसे विशाल विश्वकोश गुजिन तुसु जिनचेंग को माना जाता है। गुजिन तुसु जिनचेंग को माना जाता है। इसको किसने छपवाया था? इसको चीन के मंचू शासक कागनछी ने छपाकर अधिकृत किया था। डच जापानी शब्दकोश का संकलन किसने किया था? तो डच जापानी शब्दकोश का संकलन एओकी कोन्यो ने किया था। एओकी कोन्यो ने डच जापानी शब्दकोश का संकलन कब किया था? तो 1758 ईस्वी में किया था। एओकी कोन्यो कहाँ का विद्वान था? तो एओकी कोन्यो जापान का विद्वान था। अंग्रेजों ने भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया जिससे अत्यधिक वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने भारत से चीन को किस वस्तु का निर्यात किया? तो भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया था। जावा के लोगों ने डचों के खिलाफ कब बगावत की थी? तो जावा के लोगों ने डचों के खिलाफ 1825 से 30 ईस्वी में खिलाफ बगावत की थी। ऑटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम कब शुरू किए थे? 1839 ईस्वी में। थाईलैंड के राजा रामा चतुर्थ ने अपने देश में विदेशी व्यापार की शुरुआत कब की? 1853 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने इंडोचीन में अपना आधिपत्य का प्रारंभ कब किया था? 1862 ईस्वी में। इंडोचीन का तात्पर्य क्या है? दक्षिण एशिया से। जापान की प्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? जापान में प्रथम रेल सेवा 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। जापान की प्रथम रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक थी? तो टोक्यो से याकोहामा तक प्रारंभ की गई थी। ब्रिटेन ने बर्मा पर अधिकार कब किया था? ब्रिटेन ने बर्मा म्यांमार पर अधिकार 1885 से 86 ईस्वी में किया था। जापानी जलसेना ने रूसी जहाजी बेड़े को कब परास्त किया था? तो 1905 ईस्वी में। यानी जापान ने रूस को कब हराया था? तो 1905 ईस्वी में हराया था। किस घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन दिया था? तो बेल्फोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन दिया था। बेल्फोर घोषणा पत्र कब आया था? तो 1917 ईस्वी में आया था। इराक से सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइन कब बिछाई गई थी? 1934 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? 1945 ईस्वी में गिराए थे। पहला बम किस पे गिरा था? पहला बम हिरोशिमा पे गिरा था और दूसरा बम किस पे गिरा था? नागासाकी पे गिरा था। इस बम में कितने लोग मारे गए थे? तो 1,20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। बाद में बहुत से लोग विकिरण के प्रभाव से मरे। चीनी लोकतंत्र का संगठन कब हुआ था? चीनी लोकतंत्र का संगठन 1949 ईस्वी में हुआ था। बांदुंगा सम्मेलन कब हुआ था? बादुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। बादुंग सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? बादुंग सम्मेलन का उद्देश्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करना था। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना कब की गई? फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना 1964 में की गई थी। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? फिलिस्तीन शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की। फिलिस्तीन शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की। और किसने किया था? अरब नेताओं ने। कब किया था? 1964 ईस्वी में। वियतनाम में युद्ध कब हुआ था? तो वियतनाम में युद्ध हुआ था 1965 से 73 के बीच में। ईरान के शाह का तख्ता पलट कब किया गया था? ईरान के शाह का तख्ता पलट 1979 ईस्वी में किया गया था। बेइजिंग चीन के तियाननमेन चौक में प्रजातंत्र के लिए विशाल प्रदर्शन कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। इराक कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1990 से 2000 के बीच में। इराक कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध किसके बीच खाड़ी युद्ध हुआ था? तो ईरान कुवैत और अमेरिका के बीच खाड़ी युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1999 से 2000 के बीच हुआ था। मराठों ने उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता का विस्तार कब किया था? तो 1740 से 1750 के बीच। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में कब पराजित किया? 1757 ईस्वी में। राजा रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना कब की थी? 1799 ईस्वी में। पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा रणजीत सिंह ने। कब की थी? 1799 ईस्वी में। सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? 1829 ईस्वी में। रेल और टेलीग्राफ लाइन का आरंभ कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। महान विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। दक्षिण भारत में अकाल कब आया था? तो दक्कन और दक्षिण भारत में अकाल 1876 से 1878 ईस्वी में आया था। इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1921 ईस्वी में। ईवी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1925 ईस्वी में। आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ईवी रामास्वामी नायकर ने। कहाँ पे किया था? तमिलनाडु में किया था। अर्देशीर ईरानी की आलम आरा सबसे पहली टॉकी फिल्म कब बनी थी? 1931 में। यानी भारत की सबसे पहली फिल्म कौन थी? आलम आरा थी। कब बनी थी? 1931 ईस्वी में। किसके निर्देशन में? अर्देशीर ईरानी के निर्देशन में। बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन कब शुरू हुआ था? 1940 ईस्वी में। बगदाद
में रेलवे का लाइन कब शुरू हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? तो इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन का परिचालन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में। भारत गणतंत्र कब बना? 1950 ईस्वी में। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सिरमाओ भंडार नायके। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरमाओ भंडार नायके थे। कब बनी थी? 1960 ईस्वी में। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 ईस्वी में। भोपाल यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट में रिसाव कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। यह इतिहास में बहुत ही भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। भारत और पाकिस्तान ने नाभिकीय परीक्षण कब किया था? भारत और पाकिस्तान ने नाभिकीय परीक्षण 1998 ईस्वी में किए थे। पुर्तगालियों ने ब्राजील में कॉफी का प्रचलन कब किया था? 1727 ईस्वी में। स्टोनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जेमी ने किया। स्टोनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जेमी ने किया था। कब किया था? 1739 ईस्वी में। पेरू के मूल निवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो पेरू के मूल निवासियों का नेतृत्व अताहुलाल्पा ने किया था। अताहुआल्पा द्वितीय भी कहते हैं किसको? जुआन सेंटोस को। जुआन सेंटोस को अताहुआल्पा द्वितीय भी कहते हैं। यह पेरू में मूल निवासियों का नेतृत्व किया था किंतु इसका विद्रोह असफल रहा। 1742 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पेंटियोक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कब किया था? 1763 ईस्वी में। अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा कब हुई थी? 1776 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान कब बना? 1787 ईस्वी में। डॉलर का पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग कब किया गया था? 1787 ईस्वी में। वेनेजुएला को स्वतंत्रता कब मिली थी? वेनेजुएला को स्वतंत्रता 1821 ईस्वी में मिली थी। वेनेजुएला को स्वतंत्रता किसने दिलाई थी? तो साइमन बोलीवर ने दिलाई थी। अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स आंसुओं की पगडंडी, इसमें हजारों क्षेत्र के अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ दिया गया जिसमें बहुत से मार्गों में दम तोड़ दिया। यह घटना कब हुई थी? तो 1838 में हुई थी। ट्रेल ऑफ टीयर्स की घटना कब हुई थी? 1838 में। न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के समान अधिकार का आह्वान किसने किया था? सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के समान अधिकार का आह्वान किया गया। कब किया गया था? 1848 ईस्वी में। सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क की बैठक में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 65 के बीच हुआ था। संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो संविधान के 13वें संशोधन द्वारा 1861-65 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में। टेलीफोन रिकॉर्ड प्लेयर बिजली के बल्ब का अन्वेषण कब हुआ था? तो 1870 से 1880 के दशक के बीच में टेलीफोन रिकॉर्ड प्लेयर और बिजली के बल्ब का अन्वेषण हुआ था। कोका कोला की खोज कब हुई थी? कोका कोला की खोज 1886 ईस्वी में हुई थी। राइटर्स ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार कब किया था? राइटर्स ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार 1903 ईस्वी में किया था। हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन का प्रारंभ कब किया था? 1913 ईस्वी में किया था। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर कब खोली गई थी? 1914 ईस्वी में। पनामा नहर कब खोली गई थी? 1914 ईस्वी में। पनामा नहर को किसको जोड़ती थी? तो पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज कब धराशायी हो गया था? 1929 ईस्वी में। इस समय महादौर शुरू हो गया था, महामंदी का महादौर शुरू हुआ था। 1932 तक 1 करोड़ 20 लाख लोग व्यक्ति बेरोजगार हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग कब लिया था? 1941-43 ईस्वी में। क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो सत्ता में कब आए थे? क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो 1958 में सत्ता में आए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963 में हुआ था। अमेरिका नागरिक अधिकार अधिनियम 1963 में हुआ था। और अमेरिका में प्रजातीय पार्थक्य पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1964 में। नागरिक अधिकार नेता कौन थे? मार्टिन लूथर की हत्या कब की गई थी? 1968 ईस्वी में। और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर कब उतरा था? 1969 ईस्वी में। महिलाओं के आंदोलनों के कारण अमेरिकी कांग्रेस ने समान अवसर अधिनियम पारित कब किया था? 1970 से 1980 के दशक के बीच में। डच नाविक रोगेविन समाओ द्वीप और प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप में कब पहुंचा था? तो 1722 ईस्वी में पहुंचा था। कैप्टन कुक को प्रशांत महासागरीय 3 यात्राओं में से प्रथम माना जाता है। कब? कैप्टन कुक की प्रशांत महासागरीय यात्रा 3 यात्राओं में से प्रथम यात्रा थी। कब किया था इसने? 1768 से 71 के बीच में। प्रथम ब्रिटिश अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया के बोटानी बे भेजा गया था 1788 ईस्वी में। प्रथम ब्रिटिश अधिकारियों को ऑस्ट्रेलिया के बोटानी बे क्षेत्र में भेजा गया था, बॉटनी बे भेजा गया था। मैथ्यू फ्लिंडर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया नाम रखा जिसका अर्थ दक्षिणी है। मैथ्यू फ्लिंडर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया नाम रखा जिसका अर्थ दक्षिणी है। कब रखा था? 1801 से 1830 के बीच। ऑस्ट्रेलिया का नाम किसने रखा था? मैथ्यू फ्लिंडर्स ने। चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में किस द्वीप की यात्रा की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गलपगोस द्वीप की यात्रा की थी। कब करी थी यात्रा? 1831 ईस्वी में।
चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीप की यात्रा करने के फलस्वरूप क्या जानकारी मिली, तो उसको जानकारी मिली कि विकास के सिद्धांत को समझने में उनको सहायता मिली। न्यूजीलैंड में बेटंगी की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो न्यूजीलैंड में बेटंगी की संधि पर ब्रिटिश और माओरीस ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद माओरीस लोगों ने अनेक विद्रोह किए थे। कब से कब तक विद्रोह किए थे, तो 1844 से 1888 ईस्वी तक माओरीस लोगों ने अनेक विद्रोह किया था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भाप की नियमित जलयान सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी, 1856 ईस्वी में। ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, 1868 ईस्वी में ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था, 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला था। पश्चिमी सीमाओं की 1/5 जनसंख्या इन्फ्लुएंजा से समाप्त हो गई थी, कब, 1918 ईस्वी में। पश्चिमी सीमाओं की 1/5 जनसंख्या इन्फ्लुएंजा से किस बीमारी से समाप्त हो गई थी, तो इन्फ्लुएंजा बीमारी से समाप्त हो गई थी। सीमाओं न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमाओं के माओ लोगों का विद्रोह कब हुआ था, न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमाओं के माओ लोगों का विद्रोह 1929 ईस्वी में हुआ था। टोंगा और फिजी ने ब्रिटेन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता कब प्राप्त करी थी, टोंगा और फिजी ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता 1970 ईस्वी में प्राप्त की थी। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया की अधीनता से मुक्त होकर कब स्वतंत्र हो गया था, तो पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से 1970 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था। न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित कब किया गया था, न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित 1984 में किया गया था। रेरोटोंगा की संधि में दक्षिण पैसिफिक को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र कब घोषित किया गया, रेरोटोंगा की संधि ने दक्षिण पैसिफिक की नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र को 1984 में न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया गया। किसको, रेरोटोंगा की संधि में दक्षिणी पैसिफिक को नाभिकीय